नमस्कार, मैं हूं विमल मोहन और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शशांक सिंह। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कल अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ताकत दिखाई। इस दौरान अखिलेश और जयंत ने मिलकर संयुक्त अन्न संकल्प लिया। अखिलेश यादव ने कहा कि हम दोनों किसानों के बेटे हैं और किसानों के हक के लिए लड़ेंगे। साथ ही अखिलेश ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि इस बार बीजेपी का राजनीतिक पलायन होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने सीएम योगी आदित्यनाथ का पहले ही पलायन कर दिया है। इसके साथ जयंत को बीजेपी के ऑफर पर भी उन्होंने चुटकी ली। अखिलेश ने कहा कि उनका न्योता मान कौन रहा है। मुजफ्फरनगर से मेरठ जाते हुए अखिलेश और जयंत से बातचीत की हमारे सहयोगी रविश रंजन शुक्ला ने। मुजफ्फरनगर से आज आरएलडी और सपा दोनों ही अपने चुनावी प्रचार की शुरुआत कर रहे हैं। आप देख सकते हैं जयंत चौधरी जी भी हैं, आरएलडी सुप्रीमो, और समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव जी हैं। अखिलेश जी से पहले सवाल पूछते हैं। अखिलेश जी, हम लोग ग्राउंड पर गए, लोगों के अंदर एक इस बात को लेकर बहुत ज्यादा सवाल है कि कानून व्यवस्था के मुद्दे पर आपकी पिछली सरकार पर तमाम सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं कि कानून व्यवस्था का क्या ब्लूप्रिंट है आपके पास में अच्छा करने के लिए। देखिए, ये सही बात है कि कई बार सरकार और जो सरकार के लोग सवाल उठाते हैं वो बात तो जा चुकी है, लेकिन आज जो परिस्थितियां हैं, क्या कभी किसी ने सुना होगा कि जीप से किसानों को कुचल दिया जाएगा? जो पुरानी व्यवस्था थी उसको तो जनता ने नकार दिया। आज जब हम और जैन जी आ रहे हैं, भरोसा दिला सकते हैं कि कानून व्यवस्था को लेकर के और कानून का कोई उल्लंघन करेगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। और जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, सबसे बेहतरीन रिस्पांस सिस्टम अगर किसी ने दिया पुलिस का तो समाजवादी पार्टी ने दिया। पुलिस एक जगह काम कर सके उसके लिए स्ट्रक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर अगर किसी ने दिया तो समाजवादी लोगों ने दिया। तो भविष्य में अगर कानून व्यवस्था के लिए कोई और भी फैसला लेना पड़ेगा, जहां जागरूक लोग या जो कानून व्यवस्था को एक्सपर्ट हैं या जिनकी राय मशवरे से चीज़ें और अच्छी हो सकती हैं, तो समाजवादी पार्टी उनकी भी राय मशवरा लेगी। क्योंकि सर, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि 2.5 लोगों की सरकार थी और आजम खान का यहाँ पर पश्चिमी यूपी में काफी ज्यादा प्रभाव था, उनके वजह से तमाम सारी चीजें होती थी। इन बातों का कोई मतलब नहीं है। अच्छा, इन बातों का कोई मतलब नहीं है। आप किसी भी पुलिस के अधिकारी से पूछिए आकर के कि पुलिस को स्ट्रक्चरल चेंज किसने बेहतरीन दिया, काम करने का मौका किसने दिया। जहां तक भविष्य में सरकार बनने की बात है, बीजेपी ये बताए हाथरस जैसी घटना हो गई जहां पर एक व्यापारी के जो व्यापार करने आए गोरखपुर में पुलिस ने मार के मार दिया उसको। न जाने कितनी घटनाएं। और आज जब हम और आप बात कर रहे हैं तो प्रयागराज में हजारों नौजवानों पे क्या मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। नाहिद हसन के मुद्दे पर सर क्या कहेंगे? तमाम सारी बातें उनके ये जब तक कोर्ट तय न करे, और कोर्ट है जिसपे हमें और आपको सबको भरोसा करना चाहिए। कोर्ट में क्या है, कोई भी मुकदमा लगाया जा सकता है। हम और आप हैं, सरकार मुकदमा लगा देगी कि अपराधी हो गए आप। तो भारतीय जनता पार्टी ने लगातार जो पॉलिटिकल लोग हैं उन पे गंभीर से गंभीर धाराएं लगाई हैं, मुकदमे लगाए। क्या स्टूडेंट्स में एनएसए लग सकता है? क्या स्टूडेंट्स में 7 अमेंडमेंट क्रिमिनल एक्ट लग सकता है? आप लखनऊ में देखिए जो 69,000 या अपने आरक्षण और हक सम्मान के लिए आए, क्या उन पे मुकदमे नहीं दर्ज हुए? अच्छा और सर, पहले मुख्यमंत्री होंगे जिन्होंने अपने मुकदमे वापस लिए, उनके डिप्टी सीएम है, उन्होंने मुकदमे वापस लिए। सवाल कानून व्यवस्था का एक है, लेकिन आज ये बताओ किसान की आय दोगुनी हुई कि नहीं हुई? नौजवानों को जो सपने दिखाए थे नौकरी और रोजगार के, वो सपने पूरे हुए कि नहीं हुए? बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट के आयोजन किए गए, डिफेंस को लेकर के बड़े बड़े एग्जीबिशंस हुई, क्या इन्वेस्टमेंट आया? क्या मुजफ्फरनगर में कोई नया कारखाना लगा? क्या आपके बगल के सहारनपुर में कोई नया कारखाना लगा? सवाल ये है कि आज महंगाई, बेरोजगारी, किसान की आय दोगुनी हुई कि नहीं हुई? अच्छा, तो हाँ, तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफी सारे लोग अब आ चुके हैं और ऊपर लोग जा रहे हैं। अभी वापसी में आएंगे तब अखिलेश जी से बात करेंगे। तो बीच बीच में अखिलेश यादव और जयंत यादव का जो काफिला है वो रुक भी रहा है, और ये आप देख सकते हैं अभी लोगों से मिले हैं। आगे बढ़ाएंगे यार। सर, एक
सर एक सवाल का और जवाब दीजिए कि आज आपका हेलीकॉप्टर क्यों रोका गया? आपने ट्वीट भी किया ये उसके तो बाद ये में। हेलीकॉप्टर का विभाग मेरे पास नहीं है। ये तो दिल्ली के लोग बता सकते हैं कि इस सरकार में जब बैठेंगे, आखिरकार इतना बैठाने के बाद जब क्लियरेंस मिल जाता है तब आप जाते हैं टैक्सी कर करके हेलीकॉप्टर, लेकिन 2 घंटे बैठा देना, कोई कारण तो होगा, सरकार ही बता सकती है। और आपने आज पीसी में भी कहा कि सरकारी अधिकारियों के ऊपर में दबाव है कि वो कि लोगों का दस्तावेज आप ललितपुर पता कर लीजिए, झांसी पता कर लीजिए, मुजफ्फरनगर में ऐसी बातें हो रही जहाँ अधिकारी वोट डालने का इंतजाम कर रहे हैं, बैलेट वोट कैसे डलवाया जाए उसका इंतजाम की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, एक बस अंतिम सवाल अखिलेश जी, एक बस अंतिम सवाल। आइए कि ऊपर नहीं जा पाओगे तुम नहीं जा पाओगे, जयंत जी जा सकते हैं। अखिलेश जी से बस अंतिम सवाल है, आरएलडी और सपा के गठबंधन पर तमाम सारे सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी ने जैन जी के लिए दरवाजे खुले रखे हैं। मैं तो यही हूँ। नहीं, लेकिन लोग शक कर रहे हैं कि शायद हो सकता है कि ये बाद में गठबंधन चुनाव के बाद में इस बार किसानों ने दरवाजे बंद कर दिए भारतीय जनता पार्टी के। हाँ। और यहाँ का किसान अपने मान सम्मान का चुनाव समझ रहा है। यहाँ का किसान और आरएलडी और समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन आने के बाद ये चौधरी चरण सिंह की विरासत का चुनाव भी है। अच्छा, ये तो बीजेपी के लोग भी कह रहे हैं कि हम विरासत के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और जो जैन जी हैं वो अपने परिवार के हैं, अपने खानदान के हैं, हम वो साथ में हैं, इसीलिए उनका आज भारतीय जनता पार्टी को आज याद आ रहा है भारतीय जनता पार्टी ने यहीं के किसानों को अपमानित किया, यहाँ के किसानों को लाठी मारी, कितने शहीद हुए किसान। हालांकि उत्तर प्रदेश के किसान उतने शहीद नहीं हुए जितने आपके पंजाब के हुए या देश के किसान आए। तब भारतीय जनता पार्टी कहाँ थी? यही भारतीय जनता पार्टी के लोग जब किसानों को आतंकवादी कह रहे थे, मवाली कह रहे थे, कीलें लगाई जा रही थी, बोल्डर लगाए जा रहे थे, उनके ट्रैक्टर पकड़े जा रहे थे, उनपे केस मुकदमे लग रहे थे, डीजल नहीं दे रहे थे। तो अब समाजवादी लोगों ने कहा कि जितने भी किसान आंदोलन में किसानों पे मुकदमे सब वापस होंगे। चलिए, बात करने के लिए शुक्रिया। जयंत, आज आपने एक गंभीर आरोप लगाया कि वोटर कार्ड से छेड़खानी हो सकती है, तमाम सारे सरकारी अधिकारी इस बारे में लगे हुए हैं। पोस्टल बैलेट की संख्या इस बार बढ़ेगी और मैंने ये कहा कि सभी जो कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी हैं जिनकी वोट पोस्टल बैलेट से गिरनी है, उन्हें सतर्क रहने की जरूरत है। उनके अधिकारियों पे अनैतिक दबाव भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रही है, जो मेरे जानकारी में है, और बुला के उनके वोटर कार्ड या आधार कार्ड लिए जाते हैं। जब तक बैलेट पेपर पे खुद वो हस्ताक्षर ना करें, अपना वोट ना दर्ज कराएं, तब तक उन्हें सतर्क रहने की जरूरत है। संजीव बालियान ने कल सर हमसे बात करते वक्त कहा कि जयंत चौधरी अपने परिवार के शख्स हैं और हम चाहते हैं कि हमारे साथ में रहते हैं। अब वो सामाजिक हिसाब से कह रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि उनकी सरकार ने, जिसमें वे एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जिस तरह से किसानों को कुचला, ये चुनाव चौधरी चरण सिंह की विरासत का चुनाव है। बिल्कुल ठीक कहा अखिलेश जी ने, और उस विरासत के साथ मैं धोखा नहीं कर सकता। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो अखिलेश यादव और जयंत आज यहाँ पर चुनाव प्रचार का आगाज कर रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। आप देख सकते हैं कि भीड़ कितनी ज्यादा है। मुजफ्फरनगर मेरठ से रवीश रंजन शुक्ला, सुदेश कुमार के साथ। सपा नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। वो हाल ही में जेल से रिहा होकर आए हैं और अब कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवार गलत दस्तावेज के आरोप में उनका नामांकन रद्द करने के खिलाफ में हैं। वहीं अब्दुल्ला आजम का प्रशासन पर आरोप है कि वो बीजेपी का साथ दे रहा है। एक रिपोर्ट। अब्दुल्ला आजम प्रशासन से बेहद खफा नजर आ रहे हैं। 23 महीने जेल रहकर आए अब्दुल्ला आजम का कहना है कि यूपी प्रशासन उनके खिलाफ साजिश कर रहा है। क्यों डर रहा है इतना नामांकन से? वो पहले से नामांकन पे आपत्ति लगाएंगे ना। अरे भाई, चुनाव लड़ो, जनता के बीच जाओ, जनता के मुद्दों पर बात करो, जनता को भरोसा दिलाओ। चुनाव से क्यों इतना डर है? डरे हुए जनता के बीच जाओ ना भाई। अगर मैं गलत होऊंगा तो जनता मुझे सबक सिखाएगी, अगर आप गलत होगे तो आपको सबक सिखाएगी।
दरअसल आजम खान के परिवार पर 200 से ज्यादा मुकदमे हैं। आजम खान पर 103 मुकदमे हैं, अब्दुल्ला आजम पर 43 मुकदमे हैं, आजम खान की पत्नी ताजीन फातिमा पर 32 मुकदमे हैं। अब्दुल्ला 2017 में स्वार सीट से चुनाव जीते थे, पर गलत आयु प्रमाण पत्र देने के कारण कोर्ट के आदेश पर अब्दुल्ला की विधायकी रद्द कर दी गई थी। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही इसी दलील के आधार पर अब्दुल्ला का नामांकन रद्द करने की मांग कर रहे हैं। अब्दुल्ला ने 2017 में आजम खान के परंपरागत प्रतिद्वंदी नवेद मियां को हराया था। इस बार मैदान में नवेद मियां के बेटे हमजा अपने पिता की हार का बदला लेने के लिए बीजेपी के सहयोगी अपना दल से मैदान में उतरे हैं। अगर वो पर्चे में गलत चीजें लिखेगा या अगर वो 420 करेगा पर्चे में या अगर वो फौजरी करेगा तो उस पर तो लीगल एक्शन लेना ही है, वो कोई बचाया नहीं जा सकता उसके लिए। और चुनाव जो होता है वो चुनाव की जो प्रक्रिया है उसके हिसाब से होता है, जो हमारे भारत के संविधान है उसके हिसाब, जो भी उनकी गाइडलाइन है उसके हिसाब से होता है। अब्दुल्ला आजम ने मंगलवार को पर्चा भरा है, लेकिन अब्दुल्ला का पर्चा रद्द होने के अंदेशे की वजह से सपा ने अब्दुल्ला की मां ताजीन फातिमा का भी इस सीट से नामांकन कराया है। आजम खान अब भी जेल में बंद है। बीजेपी को लगता है कि जैसे आजम खान को जेल भेजा है, वैसे आजम खान को जनता की अदालत में हराना भी जरूरी है। यही वजह है कि 80 बनाम 20 का नारा देने वाली बीजेपी ने अब्दुल्ला आजम को हराने के लिए उनके सामने अपने पहले मुस्लिम उम्मीदवार को, नवेद मियां के बेटे हमजा को टिकट दिया है, जो कि परंपरागत राइवल है आजम खान के। तो बीजेपी ने पूरी कोशिश की है कि किसी तरीके से आजम खान और उनके परिवार को हराया जाए। सहयोगी विनीत और रामपुर में तमकीन के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। उधर बीजेपी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की 7वीं लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 91 उम्मीदवारों के नाम हैं और 17 मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए गए। बीजेपी ने नंद गोपाल नंदी, सिद्धार्थनाथ सिंह, सूर्य प्रताप शाही, सतीश द्विवेदी, उपेंद्र तिवारी और जयप्रताप सिंह जैसे मंत्रियों को टिकट दिया है। हालांकि मुकुट बिहारी वर्मा का टिकट काट दिया गया है। बीजेपी ने सीएम के मीडिया सलाहकार शलभ मणि त्रिपाठी को देवरिया से टिकट दिया है। वहीं भोगिनीपुर से कांग्रेस से आया राकेश सचान को उम्मीदवार बनाया गया है। तो चुनावी मौसम है, इसमें सभी पार्टियां आजकल अपने उम्मीदवारों को लेकर बेहद सतर्क हैं कि वो दल ना बदल लें। खासतौर पर गोवा और मणिपुर में सभी दल इस बात को लेकर बेहद सतर्क हैं कि कहीं उनका जीता हुआ उम्मीदवार जीतने के बाद पार्टी बदलकर दूसरे दल में शामिल ना हो जाए। और यही वजह है कि वो अपने उम्मीदवारों को धार्मिक शपथ दिला रहे हैं, तो कोई पार्टी हलफनामा लिखवा रही है। अब इतिहास से सीखने में ही भलाई है, लेकिन इसमें सोचने वाली बात यह है कि जो लोग हमारे कानून बनाते हैं वो कितने ईमानदार हैं कि उनके लिए ये सब कदम उठाने की जरूरत पड़ रही है। एक रिपोर्ट। इन अहम चुनावों में शपथ से लेकर हलफनामों तक सभी का सहारा लिया जा रहा है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि चुनाव जीतने के बाद उनके विधायक पाला ना बदल लें। मेरे से कई लोग पूछते हैं कि जी क्या गारंटी है कि आपके एमएलए बिकेंगे नहीं। तो हमारा हर कैंडिडेट चुनाव के पहले एफिडेविट साइन करेगा और आपको उसकी कॉपी बांटेंगे हम एफिडेविट की, कि मैं अपनी पार्टी नहीं बदलूंगा, अगर मैं पार्टी बदलूंगा तो आप मेरे ऊपर केस कर देना। गोवा में अरविंद केजरीवाल के पहले ऐलानों में ये था कि उनके उम्मीदवार दल बदल न करने का एक हलफनामा देंगे। पिछले 5 साल के दौरान कांग्रेस के 15 में से 10 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए थे। इस बार कांग्रेस अपने सभी उम्मीदवारों को मंदिर, गिरजाघर और मस्जिद ले गई और चुनाव जीतने पर पार्टी ना छोड़ने की शपथ दिलवाई। गोवा के बाद अब मणिपुर में भी कांग्रेस अपने सभी उम्मीदवारों को ये शपथ दिलवाएगी कि आगे चल के चुनाव के नतीजे के बाद में भी वो पार्टी के साथ रहेंगे, जबकि बीजेपी ने अपने सभी टिकट के जो प्रत्याशी हैं उनको ये शपथ दिलवाया है कि अगर उनको चुनाव के टिकट नहीं मिले तब भी वो पार्टी के विरुद्ध नहीं जाएंगे। We understand we may not be able to hold on the
हम किसी उम्मीदवार को दूसरे दलों में जाने से रोक नहीं सकते, लेकिन इससे उन पर बहुत असर पड़ेगा। कांग्रेस के विधायक बीजेपी में जा चुके हैं। हमें यकीन है कि इस वफादारी की शपथ से इसमें कुछ असर तो पड़ेगा। Not to Congress party alone, but to the people, to the voters who shall be voting him. Some days ago, the Honorable CM Biren Singh कुछ साल पहले मणिपुर बीजेपी में मुख्यमंत्री की अगुवाई में 60 सीटों के सभी संभावित उम्मीदवारों को बुलाकर एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करवाए गए थे कि जो भी उम्मीदवार होगा उसे सभी समर्थन देंगे। that whoever gets the ticket should be given support from the remaining intending candidates. मणिपुर में 2017 विधानसभा चुनावों में कांग्रेस 28 विधायकों के साथ सबसे बड़े दल के तौर पर उभरी थी, लेकिन पिछले 5 साल के दौरान पार्टी के 16 विधायक बीजेपी में चले गए। उधर बीजेपी के साथ दूसरी समस्या है। राज्य के 60 में से करीब 40 सीटों में बीजेपी के 3-4 मजबूत संभावित उम्मीदवार हैं। बीजेपी के कुछ उम्मीदवार तो और आगे चले गए हैं। एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें बीजेपी का झंडा लिए कुछ महिला वोटरों से ऐसे उम्मीदवार को वोट देने की शपथ दिलाई जा रही है जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आया है। सभी चुनावी शपथ ले रहे हैं। सवाल ये है कि चुनावी नतीजे आने के बाद इनमें से कितने अपनी शपथ पर कायम रहते हैं। रत्नदीप चौधरी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। मध्य प्रदेश के हरदा के एक किसान ने 8 करोड़ रुपए के टमाटर बेचने का दावा किया तो उस किसान से मिलने कृषि मंत्री उसके घर पहुंच गए। ये उनका गृह जिला भी है, लेकिन पपीता और टमाटर की खेती करने वाले अन्य किसानों को लागत के हिसाब से क्यों उचित दाम नहीं मिल रहे हैं, देखिए ये रिपोर्ट। यानी 1 करोड़ 40 लाख रुपए तो आपको मतलब उसमें लागत आई, लेकिन 7-8 करोड़ की फसल हो जाएगी आपकी। तो कुल मिला के आपकी 150 एकड़ में आपने जो टमाटर, 70 एकड़ में, 60 एकड़ में मिर्ची और 30 एकड़ में आपने अदरक लगाया है, शिमला मिर्ची और शिमला मिर्ची भी है। कुल मिला के लागत भी अच्छी आती है, लेकिन क्योंकि बड़े किसान हैं आप, परिवार संयुक्त है आपका और रिस्क लेके आपने किया। कितने साल से कर रहे हैं ये फसल? मेरे को करीबन होगा 12 से 14 साल। ये है मधु धाकर जी, ग्राम सिरकम्बा के, जिन्होंने अपनी खेती का पूरे पैटर्न बदल दिया। 10-12 साल से ये मिर्ची, टमाटर, शिमला मिर्च और अदरक और मूंगफली भी लगाई थी। मैंने आप क्या लेगा, मैंने भी मूंगफली भेजी आपको लेके। तो ये हमारे किसानों के लिए एक आदर्श है, एक प्रेरणा स्रोत है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने सिरकम्बा गांव पहुंचकर मधुसूदन धाकड़ का इंटरव्यू लिया। 60 एकड़ में मिर्च, 70 एकड़ में टमाटर और 30 एकड़ में अदरक लगाकर इन्होंने गेहूं, सोयाबीन जैसी फसलों को छोड़ दिया। इस साल अकेले 8 करोड़ रुपए टमाटर से कमाए। मंत्री जी का इंटरव्यू सुर्खियों में आया। वैसे हरदा मंत्री जी का घर है, खरगोन जिले के वो प्रभारी मंत्री हैं। सो खरगोन में टमाटर के किसानों को क्या मिल रहा है, सुनिए। भाव सर ये अपने विदेश के बाहर माल नहीं जा रहा है, इसलिए इसका भाव दब रहा है यहाँ, और 20% भी भाव नहीं है। खर्चे में घाटे में जा रहे हैं किसान। 600-700 रुपये कैरेट था सर, आज 80, 90, 100, 110, 20। बहुत ज्यादा नुकसान है सर, 2 साल से घाटा खा रहे हैं। जी मंत्री जी, अपने घर करोड़पति किसान का इंटरव्यू लेने तो पहुंचे, लेकिन कई जिलों में टमाटर के कैरेट का भाव 80 से 90 रुपए है। झाबुआ के रायपुरिया में तो कम कीमत से परेशान होकर किसानों ने टमाटर खेत में सड़क पर फेंक दिया। खरगोन में पपीता 3 से 4 रुपए किलो बिक रहा है। मुनाफा तो दूर की बात है, फसल की लागत भी नहीं मिल पा रही है। उत्पादन तो अच्छा हुआ है, पर यहाँ कम रेट में बिक रहा है मार्केट में। यहाँ थोक में 4 रुपए ना 5 रुपए किलो मांगते हैं अपनों से। तो क्या वजह रही है? इसकी वजह ये है कि बाहर माल नहीं जा रहा है। हम तो घाटे के सौदा है इसमें, तो खर्चे ही नहीं निकला इसमें हमारा।
किसानों को उचित मूल्य मिले, इसे लेकर फूड पार्क की खूब चर्चा होती है। साल 2016 में खरगोन में 80 एकड़ में 127 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से अत्याधुनिक मेगा फूड पार्क भी बना, पर जाने क्यों किसानों को फायदा नहीं मिल रहा है। जो हमारे क्षेत्र में उद्यान की फसलों में मुख्य रूप से टमाटर और पपीता की खेती की जा रही है और प्रति हेक्टेयर किसानों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई है। कोरोना की वजह से अन्य देशों में हमारे जो टमाटर और पपीता जो एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है और यहाँ आम जनता में भी इसका कंजप्शन कम होने के कारण किसानों को कम भाव मिल पा रहे हैं। खरगोन में किसानों की हालत बहुत दयनीय है। मेगा फूड पार्क भी है, लेकिन उससे आज तक किसानों की फसलों को कोई जरा सी भी राहत, कहीं 150-200 करोड़ की वो योजना है, लेकिन किसानों को थोड़ा सा भी राहत नहीं दे पा रही है। किसान औने पौने दाम पे अपने टमाटर बेच रहा है, फेंक रहा है। दरअसल किसानों की दुर्दशा की बड़ी वजह है भंडारण। हर साल फल सब्जी का रकबा और उत्पादन 6 से 8% तक बढ़ रहा है, लेकिन इन्हें सहेजने कोल्ड स्टोरेज की क्षमता जस की तस है। एपिटा के मुताबिक मध्य प्रदेश में 163 कोल्ड स्टोरेज हैं, जिसकी क्षमता 10 लाख टन है, जबकि मध्य प्रदेश में सिर्फ फलों का ही उत्पादन 75 लाख टन से ज्यादा होता है। राज्य में 52 में से 31 जिले ऐसे हैं जहां कोई कोल्ड स्टोरेज नहीं है। बिना कोल्ड स्टोरेज फल सब्जियां हफ्ते 10 दिन तक ही टिक पाती हैं। ऐसे में अपवादों को छोड़ दें तो ज्यादातर किसान जूझ ही रहे हैं। हालांकि कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री जी विदिशा में अपने खेतों में पहुंचे थे, जहां टमाटर की लहलहाती फसल को देखकर उन्हें अभूतपूर्व आनंद की अनुभूति हुई थी। ऐसा उन्होंने ट्वीट कर बताया था। मंत्री जी ने टमाटर बेचकर करोड़ों कमाने वाले किसान से सवाल पूछे, सुनकर अच्छा लगा। शायद किसानों को प्रोत्साहन भी मिला होगा, लेकिन कुछ सवाल तो मंत्री जी से भी बनते हैं कि साल 2018 में केंद्र ने ऑपरेशन ग्रीन्स योजना के तहत कोल्ड स्टोरेज पर 50% अनुदान की बात कही, तो ऐसा क्यों है कि मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य से अब तक इस मामले में सिर्फ 15 प्रस्ताव ही केंद्र को भेजे गए। खरगोन से आसिफ, झाबुआ से सचिन और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली में आज विजय चौक पर बीटी ग्रेड के साथ ही 73वें गणतंत्र दिवस का समारोह समापन हो जाएगा। बीटी ग्रेड कार्यक्रम शाम 5:15 बजे होगा। इस दौरान सेना, नौसेना, वायुसेना और केंद्रीय पुलिस बल के 26 बैंड परफॉर्म करेंगे। इस बार हिंद की सेना और मेरे वतन के लोगों जैसी नई धुनों को भी इसमें शामिल किया गया है। इस मौके पर लेजर शो के जरिए सरकार की उपलब्धियों को भी दिखाया जाएगा। नमस्कार, मैं ताबिश हुसैन, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कल अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी ताकत दिखाई और इस दौरान अखिलेश और जयंत ने मिलकर संयुक्त अन्न संकल्प लिया। अखिलेश यादव ने कहा कि हम दोनों किसानों के बेटे हैं और किसानों के हक के लिए लड़ेंगे। साथ ही अखिलेश ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि इस बार बीजेपी का राजनीतिक पलायन होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने सीएम योगी आदित्यनाथ का पहले ही पलायन कर दिया है। इसके साथ जयंत को बीजेपी के ऑफर पर भी उन्होंने चुटकी ली। अखिलेश ने कहा कि उनका न्योता मान कौन रहा है। मुजफ्फरनगर से मेरठ जाते हुए अखिलेश और जयंत से बात की हमारे सहयोगी रविशंजन शुक्ला ने। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से कुछ वक्त पहले खबरें आई थीं कि जयंत चौधरी को बीजेपी की तरफ से अब न्योता एक तरीके से दिया गया, ये कहते हुए कि रास्ते बंद नहीं हुए हैं और उन्होंने गलत घर जो है चुन लिया है। उस पर भी अखिलेश ने यहां पर चुटकी ली और अपने अंदाज में ये कहते हुए नजर आए कि उनका न्योता, वो तो न्योता दे रहे हैं लेकिन उनका न्योता मान कौन रहा है। अखिलेश जी, हम लोग ग्राउंड पर गए, लोगों के अंदर एक इस बात को लेकर बहुत ज्यादा सवाल है कि कानून व्यवस्था के मुद्दे पर आपकी पिछली सरकार पर तमाम सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं कि कानून व्यवस्था का क्या ब्लूप्रिंट है आपके पास में अच्छा करने के लिए। क्या कभी किसी ने सुना होगा कि जीप से किसानों को कुचल दिया जाएगा?
जो पुरानी व्यवस्था थी उसको तो जनता ने नकार दिया। आज जब हम और जैन जी आ रहे हैं, भरोसा दिला सकते हैं कि कानून व्यवस्था को लेकर के और कानून का कोई उल्लंघन करेगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। नाहिद हसन के मुद्दे पर सर क्या कहेंगे? तमाम सारी बातें उनके ये जब तक कोर्ट तय न करे। नया गठबंधन है जो कि बीजेपी को अच्छी खासी टक्कर दे रहा है और उनमें से अखिलेश के साथ जो है वो जयंत चौधरी हैं और आरएलडी के नेता हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी में। सबसे पहला सवाल जो सब लोग जानना चाहते हैं, गृह मंत्री ने ऐसा क्यों कहा कि बीजेपी के दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं? वो चाहते हैं कि जो लोग हमें वोट कर रहे हैं, जो बीजेपी के खिलाफ हैं, वो उनको बरगलाना चाहते हैं और संदेश देना चाहते हैं। जिस तरह से हमें समर्थन मिल रहा है व्यापक सभी जातियों का, उनको मैसेज देना चाहते हैं कि इनका वोटर हमारे साथ है। आरएलडी पे वोट डाल के अपनी वोट खराब ना कराएं। तो डाइवर्जनरी टैक्टिक है, एक चुनावी उनका एक रणनीति का हिस्सा है। मैं जानता हूं कि उनके दिल में ना मेरे लिए और ना ही जिनकी वकालत मैं करता आया हूं, जिनके लिए हम लोग लड़ते आए हैं, किसानों के लिए कोई विशेष जगह है। एक और स्टेटमेंट जो है उनका की कहा कि हमारा बॉन्ड जो है 650 साल पुराना है, हम मुगलों से लड़े, हम अभी भी लड़ रहे। मुगल कौन है फिर? अब ये कोई प्राचीन दस्तावेज उनको मिल गए होंगे भाजपा के केंद्रीय कार्यालय में। इस इतिहास के बारे में किसी को मालूम नहीं है और हमें वापस मुगल औरंगजेब इन बातों में उलझाकर आज जो हमारी परिस्थितियां हैं, जो हमारी समस्याएं हैं, उससे ध्यान हटाना चाहते हैं। अरे भाई, हम 21वीं सदी की बात करें और भविष्य की बात करें। तो आखिरकार बीजेपी या फिर कहें खुद गृह मंत्री कैराना, मुजफ्फरनगर को ही क्यों चुन रहे हैं? क्या आपको लगता है वहां कुछ है क्या? क्योंकि नहीं, वहां कुछ नहीं है। ये जमीन पे इन बातों का अब असर नहीं है। एक समय था जब क्योंकि एक तनाव पैदा हुआ था, एक विस्फोट उस क्षेत्र में हुआ था, उस समय लोग इन बातों को सुन रहे थे। लेकिन मैं नहीं मानता कि कोई भी मतदाता उत्तर प्रदेश का जो उतना नाराज है महंगी बिजली से, महंगे डीजल पेट्रोल महंगाई के कारण उसके रोजी रोटी पे एक संकट खड़ा हो गया है, बेरोजगारी है, किसानों की समस्याएं हैं, अपनी मूल समस्याओं को भूलकर इन बातों पे कौन वोट करेगा? मतलब एक बार फिर से हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश है जैसा लग रहा है। सीधी सीधी है, अब उनको एक ही बॉल डालनी आती है, लेकिन पिच बदल चुकी है। तो आप इंतजार कर रहे हैं फुल टॉस बॉल का? दे चुके हैं मुझे कई दे चुके। एक और मुद्दा जो आपने उठाया, शायद बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया होगा, लेकिन बिहार के चुनाव से मैं आपको बता दूं, जो पोस्टल बैलेट की मांग जयंत उठा रहे हैं वो काफी महत्वपूर्ण होता है। बिहार चुनाव में हुआ क्या था कि पोस्टल बैलेट शुरू में गिना जाता है, लेकिन बिहार चुनाव में बाद में गिना गया और ढेर सारे डीएम साहब जो है उसी में खेल कर गए, 10 से 15 सीट। आपकी क्या इस पर ये है? मेरे पिछले लोकसभा चुनाव का भी यही अनुभव मुझे है। मुजफ्फरनगर में भी यही हुआ और कुछ और कॉन्स्टिट्यूएंसीज में भी यही खबरें मिली कि शुरुआत उन्होंने की, पोस्टल बैलेट की गिनती की, फिर रोक दी, फिर रात तक उसको ले गए। और जबकि ये चुनाव आयोग का ये नियम नहीं है। तो चुनाव आयोग के नियमों का अनुपालन हो। और अब क्योंकि कोविड के कारण कुछ नए नियम बनाए गए हैं कि अगर आप कोविड पॉजिटिव हैं तो आप पोस्टल में डाल सकते हैं, अगर आप 80 एंड अबव सीनियर सिटीजन हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, तो आप पोस्टल में डाल सकते हैं। मेरी तो यही अपील सब लोगों से है कि सब लोग सतर्क रहें। मतदाता जिनकी वोट पोस्टल बैलेट पे बनी है, जो पुलिसकर्मी हैं या जो अधिकारी हैं, वे भी अपने वोट को सुनिश्चित करें, सुरक्षित रखें। किसी सीनियर अधिकारी ने आपको बुला लिया और आपका आई कार्ड ले लिया और आपकी वोट गिरवा दी और आपको पता भी ना लग पाए, तो फिर आपकी भी गलती है और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा हम लोग भुगतेंगे। इसका मतलब इस बार जो पोस्टल बैलेट है वो ढेर सारा होने वाला है, क्योंकि कोविड, एक 80 से ऊपर के लोग, तो ये बड़ी संख्या हो जाएगी जी। और इसी से कई चुनावी परिणाम पलटे जा सकते हैं। तो आपको क्या अभी भी शक है कि क्या ये लास्ट में करेंगे, जैसा कि बिहार में हुआ और तेजस्वी यादव चीखते रहे लेकिन कुछ हुआ नहीं? मैं तो इसलिए अभी से कह रहा हूं कि हमारे सारे कैंडिडेट्स, उम्मीदवार और ऑब्जर्वर्स भी जो हैं चुनाव आयोग के, इस बात को लेकर सख्त रहे। दूसरा एक और चीज कहा जा रहा है, क्या आपके और समाजवादी पार्टी के गठबंधन में सब कुछ ठीक है? बहुत अच्छा है। आपने देखा दोनों हम रथ पे थे और मुस्कुरा रहे थे और एक दूसरे का हाथ पकड़ के हमने अन्न संकल्प भी लिया है और हमने गन्ना पकड़ के रथ पे खड़े होकर किसानों को संदेश भी दिया। लेकिन कुछ जगहों पे डिफरेंसेस की भी खबर आ रही है। जब आप बैठते हैं और बातचीत करते हैं,
उनका अपना संगठन है, उनका अपना दल है, उनके अपने लोग हैं। मेरी जिम्मेदारी अपने संगठन के प्रति है। दोनों में जब आप सीट बाय सीट चलते हैं तो एक आध सीट पे बात होती है, और ये हमेशा हुई है। हमने कई अलायंस किए हैं। जब आप अलायंस करते हो तो थोड़ी बहुत एक वक्त लगता है उन चीज़ों को सॉर्ट आउट करने में, लेकिन आप ये देखिए कि हमारा उनके बीच इतना गहरा एक विश्वास एक दूसरे पर है जो कायम रहेगा, और जिसे हमें लंबे समय तक इस समीकरण को हम बना के रखना चाहते हैं। और वो बात नीचे तक पहुंची है, वो हमारे कार्यकर्ता समझ गए। जो 24 घंटे 30 घंटे तक कुछ लोग जो जिनको टिकट नहीं मिला उन्होंने कोशिश की होगी, अब वो सब मान गए और जुट गए। तो आपका ये अलायंस, आप ये कहना कमिटेड है आप इस अलायंस के लिए? जी, जब निर्णय लिया जाता है तो आप उसे रोज घंटों में बदल नहीं सकते, निभाना पड़ता है और ईमानदारी से। नहीं सर, ये सवाल इसलिए जरूरी है कि जो स्मॉलर पार्टीज होती हैं वो इलेक्शन बाय इलेक्शन अलायंस करती हैं। इस इलेक्शन में इनके साथ कर लिया, कभी उनके साथ कर लिया। शायद मैं ज्यादा एम्बिशियस हूँ, और जो जिसे आप स्मॉल पार्टी कह रहे हो, कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ कि हमारा दायरा बढ़े, और उसे बढ़ाने के लिए एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी और विजन के साथ काम करने की जरूरत है। क्योंकि ये सवाल इसलिए भी जरूरी है कि चौधरी साहब जो थे, अजीत सिंह, अब जो वो वाजपेयी कैबिनेट में मंत्री भी रहे, तो एक ये सवाल लाजमी हो जाता है कि क्या आप कहीं, वो भारतीय राजनीति में एक दौर था और कई मल्टी पार्टी सिस्टम था, लेकिन आज आप देख रहे हैं ध्रुवीकरण हो रहा है, और इसलिए क्षेत्रीय पार्टियों को भी सोचना चाहिए। अगर हमें अपनी राष्ट्रीय आवाज को बुलंद करना है तो हमें एक दूसरे का सहयोग भी करना होगा और साथ मिलकर काम भी करना होगा। एक और सवाल है कि आपने, कहा जा रहा है कि आरएलडी ने मुस्लिम्स की उपेक्षा की है, पूरे मुजफ्फरनगर में केवल एक मुस्लिम को टिकट दिया, इसमें क्या कहेंगे? नहीं, थाना वन में हमने दिया है, मेरठ में हमने टिकट दिए हैं, तो ओवरऑल आप देखेंगे तो हमने सभी बिरादरियों को और कास्ट को जो भागीदारी उनको मिलनी चाहिए, हमने कोशिश की है कि उनको दी जाए। बाकी ये चुनाव बड़ी तस्वीर को देख के भी मतदाता वोट करेंगे। बड़ी तस्वीर क्या है? बड़ी तस्वीर उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश के जो मुद्दे हैं, जो असल मुद्दे हैं, उम्मीदवार भी जरूरी होता है क्योंकि वो क्षेत्र को समझता है और क्षेत्र का पहला चेहरा होता है जनता के बीच, और सरकार अब बनेगी सरकार के बीच। और लेकिन जो बड़े इश्यूज हैं जहां लोगों को तय करना है, फैसला लेना पड़ेगा, ये चुनाव उन लोगों के बीच है जो युवाओं पे लाठी चलाते हैं, और उस युवा को तय करना है जो नौकरी चाहता है कि वो क्या करना चाहता है। ये चुनाव उनके बीच है जो किसानों को कुचलने का काम करते हैं और तब भी अपने रास्ते नहीं बदलते, और वो किसान जो बेहतर भाव चाहता है, समय पे भुगतान चाहता है। तो ये दो कोर इश्यूज हैं जिनको लेके हम चल रहे हैं। इन दो कोर इश्यूज पे भी ही पूछूंगा। प्रयागराज में जो हुआ छात्रों के साथ, आपके पास नौकरियां हैं कि आप देंगे? क्योंकि नौकरी तो है नहीं सर। नौकरियां मुझे अपने जेब से निकाल के नहीं देनी। अगर सरकार अपने वित्तीय व्यवस्था में सुधार करेगी, प्रबंधन में सुधार करेगी, तो जो सरकारी क्षेत्र की नौकरियां हैं वो समय पे दी जा सकती है। इच्छा शक्ति की जरूरत है, करप्शन के खिलाफ युद्ध स्तर पर काम करने की जरूरत है। बाकी प्राइवेट सेक्टर में कुछ ऐसे सेक्टर हैं, कुछ ऐसे काम हैं जहां मतलब उद्योग तो बड़े बड़े लग जाते हैं लेकिन नौकरी नहीं मिलती, और जो कुटीर उद्योग हैं, हैंडीक्राफ्ट है, कुछ ऐसे काम है जहां आपको ज्यादा नौकरी मिल जाएगी। कंस्ट्रक्शन सेक्टर एक है, सर्विस इंडस्ट्री है, उन इंडस्ट्रीज को हमें रिवाइव करने की जरूरत है। उनमें उत्तर प्रदेश की जो संभावना है उनको और विकसित करेंगे, उनको अट्रैक्ट करेंगे ऐसी इंडस्ट्रीज को। ये हमारा प्लान है। किसानों की बात कर लेते हैं। आपको एक थोड़ा सा एडवांटेज है, लोग मानते हैं कि इस कृषि कानून के बाद आपको एडवांटेज है, आप उस एरिया से आते हैं, लेकिन आपको लगता नहीं कि प्रधानमंत्री ने माफी मांग करके तीनों कानून रद्द करके एक डैमेज कंट्रोल किया है? आप किसी को चोटिल करें, घायल करें और 1 साल बाद माफी मांगे और फिर जो है फिर चोट दे दें, कौन माफ करेगा? जो मूल समस्या है उसका आपने कोई समाधान नहीं किया। जो किसान परिवार जिन्होंने सब कुछ खोया इस आंदोलन में, उनका परिवारों का आपने ख्याल नहीं रखा। अभी तक किसानों के विरुद्ध जो केस मुकदमे दर्ज थे आंदोलन के कारण, वे वापस नहीं हो पाए। एमएसपी की बात, दाम की बात थी, कोई समाधान दिख नहीं रहा लोगों को। टेनी जी अभी भी मंत्री हैं। क्यों मंत्री हैं? कि उनके अंदर क्या ऐसा गुण है या क्या ऐसा दबाव है उनका कि उनको हटाया नहीं जा सकता? ये सवाल किसानों के मन में है। लेकिन इसका मतलब प्रधानमंत्री ने जो माफी मांगी उसका कोई असर नहीं है। वो ये जैसे 15 लाख जुमला है, चुनावी जुमला है, वापिस होने का भी कोई असर नहीं है। क्योंकि ये इसलिए मैं पूछ रहा हूं क्योंकि 2014 से 2019 में
यदि आप माना जाता है कि जाटों ने बीजेपी को वोट दिया 2014 से 2019 में ज्यादा दिया है। इस विश्लेषण को मैं मानता नहीं हूं, क्योंकि इसका कोई आधार नहीं है। क्योंकि वोट के बाद आप कोई बताता नहीं है कि मतलब कहाँ वोट मिली, और कोई आपको आंकड़ा ही नहीं मालूम कि हमारे क्षेत्रों में जाट हैं कितने। सबने वोट दी, बीजेपी को बहुमत मिली और उनकी वोट परसेंटेज बहुत बढ़ गई। मैं मानता हूं कि उन्हीं वोटर्स में बेहद नाराजगी है। उस वोटर को बीजेपी संभाल नहीं पाई, वो उनका पुश्तैनी वोटर नहीं था और वो वापस अपने घर लौट रहे हैं। तो आपका कहना है कि वो पुश्तैनी वोटर आपका था? नहीं, मतलब जहां भी था वो एक ट्रेडिशनल वोट बैंक को तोड़ करके वो गया था और आज वो लौट रहा है। लेकिन दो चुनाव में गया उनके पास, दो लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में नहीं। पूरे देश में आप देखिए बीजेपी का ग्राफ बढ़ता गया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो काम उनको करना चाहिए था, अगर 5 साल बाद भी आप पूर्व की सरकारों की बात करोगे और याद दिलाओगे मुगलों की और औरंगजेब की और जिन्ना की, मतलब आपके रिपोर्ट कार्ड में आपके पास कुछ है ही नहीं दिखाने। नहीं तो जिन्ना की वापसी और पाकिस्तान की वापसी तो होती रहेगी इस चुनाव में, ये सबको मालूम है। हमने कैराना में नारा दिया था और हम सफल रहे थे कि जिन्ना नहीं गन्ना जीतेगा, और इस बार भी वही कामयाबी हमें मिलने वाली है। आपको लगता है बीजेपी को काउंटर करने के लिए आप जैसे लोग हैं, चाहे वो समाजवादी जैसे लोग हैं, ये इकट्ठा आएंगे, लेकिन क्या आपको लगता है कि बाकी दलों से भी बात की जानी चाहिए थी? आपने कांग्रेस को छोड़ दिया, आपने अलग अलग दल से किया, चंद्रशेखर को छोड़ दिया आपने कोशिश की गई, लेकिन जो चीज व्यवहारिक है, जिसे हम प्रॉपर तरीके से अमला जामा पहना सकते हैं, जिन कैडर के बीच में आपस में सहयोग बन सकता है, और जो जमीनी चीज है वो हम करने में कामयाब हुए। और अब हमारे और बीजेपी के बीच दोनों में ही टक्कर है। मैंने पहले कहा कि उन नौजवानों को तय करना है और किसानों को तय करना है, और दो ही विकल्प है। तो आप बाकी दलों के बारे में आपने कहा कोशिश करी, हुआ नहीं। क्या चुनाव के बाद हो सकता है कि उन दलों से फिर बातचीत की जाए यदि आपको दिक्कत होती है सरकार बनाने में? या देखिए, मतदाता आज इतने नाराज हैं, बीजेपी के नेताओं को प्रचार करने भी नहीं दिया जा रहा, गांवों में इतनी नाराजगी है। वो ढेर सारे वीडियो आ रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी मतदाता अपना वोट खराब करेगा, और जब कोई वोट खराब नहीं कर रहा और वोट परसेंटेज बढ़ाने के लिए हमारे लोग सब लोग उत्साहित हैं, मनोबल बहुत ऊंचा है, तो मैं नहीं मानता कि इस माहौल में बहुमत के आंकड़े से हम दूर हों। लेकिन सर, क्या आपको लगता नहीं है कि बीजेपी को भी, प्रधानमंत्री को भी, गृह मंत्री को भी मालूम है कि यदि यूपी का चुनाव इतना उनके लिए इम्पोर्टेंट है, यदि यूपी हार गए तो फिर नहीं मालूम है आगे का लोकसभा चुनाव 2000, तभी तो उन्होंने कानून वापस लिए और तभी तो जो है शाम को मीटिंग ऑर्गेनाइज हो रही है एक समाज की। हाँ, यही संकेत है कि जमीन खिसक रही है। वो तो वही समाज है ना जो आपका समाज है। उनमें कुछ चंद लोग होंगे, लेकिन हमारा जो लोग हैं वे बहुत समझदार हैं, सूझबूझ से काम लेते हैं और वो जानते हैं कैसे लड़ाई लड़ी जाती है। आप इतने कॉन्फिडेंट क्यों दिख रहे हैं? क्या आपको लगता है कि मुख्यमंत्री गोरखपुर गए इसलिए आप कॉन्फिडेंट है? पहले मथुरा अयोध्या की बात हुई, क्योंकि मैं फिर वही पूछता हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री को भी मालूम है, गृह मंत्री को भी मालूम है कि यूपी हम नहीं हार सकते, तो उसके लिए तो कुछ भी करना पड़ेगा, तो किया जाएगा। मैं लोगों के बीच रहता हूं और मैं जानता हूं कि जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जो गवर्नेंस के इश्यूज हैं, उससे एक तराई मची हुई है जमीन पर। रोजगार को लेकर, महंगी बिजली को लेकर, खाद की किल्लत रही, नौकरियां नहीं मिल रही लोगों को, इससे नाराजगी है। और सेकंड, एक एस्पिरेशनल वोट है। जिस युवा ने भाजपा को बनाया था, आज आप हमारे साथ चलेंगे, देखेंगे पूरा नौजवान सड़कों पर है और हमारे साथ है, और ऐसा उत्साह मैंने कई चुनावों में नहीं देखा। तो एक एस्पिरेशनल, पॉजिटिव, सकारात्मक मत भी हमारे साथ जुड़ रहा है। एक तो होता है मैं नाराजगी में इसका नाश करूंगा, बीजेपी को हराऊंगा। एक वोट होता है कि मुझे क्या चाहिए, मैं किससे उम्मीद कर सकता हूं। अब योगी जी जिस तरह की भाषा बोलते हैं, वो जो नौजवान है, जो एस्पिरेशनल वोट है, जो पढ़ा लिखा है, वो उस भाषा में वो यकीन नहीं कर सकता, कोई इत्तेफाक नहीं रख सकता। अखिलेश जी इंजीनियर हैं और मैं भी पढ़ा लिखा हूं, तो हम लोग जब साथ मिलकर काम कर रहे हैं, एक मैसेजिंग हमारी मजबूत है।
चलिए जयंत चौधरी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। तो जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 136 सीटें जो हैं वो काफी कुछ तय करेंगी कि लखनऊ की गद्दी पर कौन बैठता है। जयंत जी को जाना है चुनाव प्रचार के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज इतना ही, वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए एक और लिस्ट अपने उम्मीदवारों की जारी की है और ये 7वीं लिस्ट जो है उम्मीदवारों की रही। इस लिस्ट में 91 उम्मीदवारों के नाम जो है वो दिए गए हैं और 17 मौजूदा विधायकों के टिकट इस लिस्ट में जो नाम है उसमें काट दिए गए हैं। बीजेपी ने नंद गोपाल नंदी, सिद्धार्थनाथ सिंह, सूर्य प्रताप शाही, सतीश द्विवेदी, उपेंद्र तिवारी और जयप्रताप सिंह के साथ साथ मंत्रियों के जो टिकट हैं उनको वो दिए हैं। हालांकि मुकुट बिहारी वर्मा का टिकट काट दिया गया है। बीजेपी ने सीएम के मीडिया सलाहकार शलभमणि त्रिपाठी को देवरिया से टिकट दिया है। वहीं भोगनीपुर से कांग्रेस से आए राकेश सचान को उम्मीदवार बनाया गया है।